सोचिए एक इलाके में ना एक भी नया वोटर घर से बाहर वोट डालने नहीं निकला। मतलब पिछली बार जितने लोगों ने वोट दिया था, इस बार भी ठीक उतने ही लोग पोलिंग बूथ तक गए। हाँ। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग के डेटा में वहां का जो वोटिंग प्रतिशत है वो अचानक 70 से उछलकर 78% हो गया। बिल्कुल, और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? ये कोई जादू नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव का वो जमीनी गणित है जो बड़े बड़े ओपिनियन पोल्स और जो राजनीतिक पंडित है ना, उनको पूरी तरह गच्चा दे रहा है। सही कहा आपने। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन यही है कि हम इस उलझे हुए राजनीतिक माहौल के पीछे का जो असली मैकेनिज्म है उसे डिकोड करें। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें प्रणॉय रॉय की डिकोडर पैनल का डेटा है, जिसमें दोराबार सुपारीवाला, शिखा त्रिवेदी और मोनिदीपा बनर्जी जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं। हाँ, और साथ ही फायद ईसुजा और आकाश बनर्जी के शोज में जो एग्जिट पोल्स की चर्चा हुई है वो भी हमारे पास है। बिल्कुल। तो हम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के केवल और केवल डेटा के आधार पर समझेंगे कि इस चुनाव में असल में हो क्या रहा है। मतलब अगर मैं कहूं तो बंगाल का चुनाव ना एक ऐसी बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर किताब की तरह है जिसका आखिरी पन्ना किसी ने फाड़ दिया है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे बताइए कि ये जो अलग अलग सोर्सेस से एकदम उल्टे संकेत आ रहे हैं, ये क्या कहानी कह रहे हैं? देखिए, ये थ्रिलर समझना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि इस बार बंगाल से जो संकेत आ रहे हैं वो सच में एक दूसरे को काट रहे हैं। मतलब एक तरफ तो टीएमसी की मजबूत पकड़ की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ कुछ एग्जिट पोल्स एकदम एक तरफा सैफरन स्वीप यानी बीजेपी की भारी लहर का दावा कर रहे हैं। अब जब डेटा इस तरह से आपस में टकराता है ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सतह के नीचे कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप पारंपरिक तरीके से माप ही नहीं सकते। अच्छा, तो चलिए उसी सतह के नीचे चलते हैं। शुरुआत में मैंने जिस 70 से 78% वाले गणित का जिक्र किया था ना, वो प्रणय रॉय के पैनल की चर्चा से निकल कर आता है। उन्होंने वहां एक टर्म इस्तेमाल किया है, SIR। हाँ, SIR। अब एक आम इंसान के लिए तो SIR का मतलब शायद कुछ ना हो, पर जहां तक मैं समझता हूं ये समरी रिवीजन है, यानी वोटर लिस्ट को अपडेट करने की जो प्रक्रिया होती है। जी बिल्कुल, वही है। लेकिन यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम लाखों वोटरों के नाम रातों रात लिस्ट से गायब होने की बात सुनते हैं तो दिमाग में सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ सिस्टम की सफाई है या फिर मतलब खेल शुरू होने से पहले ही खिलाड़ियों की लिस्ट बदल दी जा रही है। मैं समझती हूँ आपका इशारा किस तरफ है, और यहीं पर सारा भ्रम पैदा होता है। देखिए, SIR वास्तव में चुनाव आयोग की एक बहुत ही नियमित प्रक्रिया है। इसका मकसद उन लोगों के नाम लिस्ट से हटाना है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या जो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, या जिनके नाम गलती से 2 बार दर्ज हो गए हैं। अच्छा, मतलब तकनीकी रूप से ये सिस्टम की सफाई ही है। हाँ, तकनीकी रूप से ये सिस्टम की सफाई ही है। लेकिन यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इसका जो गणितीय प्रभाव है ना, वो चुनाव का विश्लेषण करने वालों को पूरी तरह गुमराह कर देता है। वो कैसे? मतलब अगर फर्जी वोटर हट गए तो डेटा तो और भी ज्यादा सटीक होना चाहिए ना? सटीक होता है, पर प्रतिशत का खेल पलट जाता है। इसे डिनोमिनेटर या हर के नजरिए से समझिए। मान लीजिए एक विधानसभा क्षेत्र में कुल 100 वोटर रजिस्टर्ड हैं। ठीक है। चुनाव वाले दिन उनमें से 70 लोग वोट डालते हैं। तो टर्नआउट कितना हुआ? 70%। हाँ, 70%। हाँ। अब चुनाव से पहले SIR के तहत चुनाव आयोग ने 10 ऐसे नाम हटा दिए जो अब वहां रहते ही नहीं हैं। तो कुल वोटर कितने बचे? 90 के आधार पर निकलेगा, और 90 में से 70 का मतलब है लगभग 78% टर्नआउट। अरे बाप रे! मतलब जमीन पर एक भी अतिरिक्त इंसान वोट डालने नहीं गया। बिल्कुल। लेकिन कागजों पर ऐसा लग रहा है कि बम्पर वोटिंग हुई है। हाँ, एकदम यही होता है। और यहीं पर टीवी स्टूडियो में बैठे जो विश्लेषक हैं वो ये मान लेते हैं कि भारी वोटिंग का मतलब है एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर। ओहो, वो ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि लोग सरकार से नाराज होकर उसे हटाने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकले हैं। हाँ, जबकि असलियत में सिर्फ वोटर लिस्ट का आकार छोटा हुआ है। डिकोडर पैनल ने इसी मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझाया है। समझ गया। जब आप सिर्फ ऊपर से टर्नआउट का बढ़ावा प्रतिशत देखते हैं ना, तो आप पूरी तरह से गलत नैरेटिव गढ़ लेते हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि कितने नाम लिस्ट से हटे और कितने नए जुड़े, आप तय ही नहीं कर सकते कि सच में लोगों में गुस्सा था या ये सिर्फ गणित का एक भ्रम था। यार, ये बात तो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। लेकिन
अगर हम इस गणितीय भ्रम से बाहर निकलकर थोड़ा उन लोगों की बात करें जो सच में ईवीएम का बटन दबाने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वहां भी तो एक अलग ही जंग चल रही है ना। डिकोडर पैनल ने मुस्लिम और महिला वोटरों के भारी कंसोलिडेशन यानी उनके एकजुट होने की बात की है। जी। और टीएमसी का पूरा फोकस लक्ष्मी भंडार जैसी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं तो टीएमसी की ये योजनाएं एक पॉलिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह हैं। एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ये, है ना। मतलब सरकार एक तरह से नकद पैसे देकर वोटरों के संभावित गुस्से को शांत करने का प्रीमियम भर रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये सच में काम करता है? आप इसे किस संदर्भ में पूछ रहे हैं? मतलब न्यूज लॉन्ड्री पर महुआ मोइत्राव के इंटरव्यू और आकाश बनर्जी के शोज में हमने जो युवा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लोगों का गुस्सा देखा है, क्या एंटी इनकम्बेंसी के बीच उस गुस्से को महीने के 1000-1200 रुपए देकर दबाया जा सकता है? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायनामिक है। इसे केवल पैसे देकर वोट खरीदना कह देना पूरी तरह से गलत होगा। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? जब हम इन कल्याणकारी योजनाओं के मैकेनिज्म को समझते हैं तो पाते हैं कि ये घर के अर्थशास्त्र को यानी हाउस होल्ड इकोनॉमी को पूरी तरह बदल देती है। एक ग्रामीण महिला के नजरिए से सोचिए, उसके लिए जो भ्रष्टाचार शब्द है वो शायद एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है जो उसने सिर्फ टीवी पर सुना है, लेकिन हर महीने उसके अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो एक बहुत ही ठोस सच्चाई है। हाँ, वो पैसा उसके हाथ में है। बिल्कुल, ये उसे परिवार के भीतर एक तरह की वित्तीय स्वायत्तता देता है। टीएमसी ने बहुत ही सफलतापूर्वक इस आर्थिक मदद को एक व्यक्तिगत रिश्ते में बदल दिया है, जहां वो महिला वोटर इस पैसे को सरकार की तरफ से मिली एक सुरक्षा के रूप में देखती है। लेकिन जो युवा घर में बैठा है उसका क्या? मतलब जिसके पास डिग्री है पर नौकरी नहीं है। भ्रष्टाचार शायद उसकी माँ के लिए एक अमूर्त विचार हो सकता है, लेकिन उस युवा के लिए तो वो बहुत बड़ी और ठोस सच्चाई है ना। हाँ, ये तो है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही छत के नीचे हमें इस चुनाव का सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिले? माँ एक तरफ वोट दे रही है और बेटा दूसरी तरफ। आपने बिल्कुल सही नस पर हाथ रखा है, और सच कहूं तो वास्तव में यही वो दरार है जिसे बीजेपी इस चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी की रणनीति इसी पर टिकी है। बिल्कुल, उनका पूरा प्रचार तंत्र इस बात पर टिका है कि वो घर के उस बेरोजगार युवा को और व्यवस्था से नाराज जो शहरी वोटर है उसे अपने साथ ला सकें। वो भ्रष्टाचार को सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि एक नैतिक पतन के रूप में पेश कर रहे हैं। अच्छा, और इसीलिए हम अलग अलग एग्जिट पोल्स में इतना बड़ा अंतर देख रहे हैं ना? जी हाँ, जो मॉडल महिला और अल्पसंख्यक वोटरों की इस वफादारी को ज्यादा अहमियत देते हैं वो टीएमसी को बढ़त दिखाते हैं। वहीं जो मॉडल युवा आक्रोश को ज्यादा आंकते हैं वो सैफरन स्वीप की भविष्यवाणी कर रहे हैं। मतलब दोनों ही पक्षों के पास एक बहुत ही ठोस तर्क है। एकदम, और इसीलिए ये मुकाबला इतना कांटे का लग रहा है। तो एक तरफ कल्याणकारी योजनाओं से बनी वफादारी है और दूसरी तरफ रोजगार और भ्रष्टाचार से उपजा आक्रोश। लेकिन अगर हम स्रोतों में देखें तो बात सिर्फ इकोनॉमी या पैसे पर आकर नहीं रुकती। बंगाल की राजनीति कभी भी अपनी सांस्कृतिक भावनाओं या जो बंगाली पहचान है उसके बिना तो पूरी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। तो ये पहचान की राजनीति काम कैसे करती है? क्योंकि अक्सर लगता है कि जब रोटी रोजगार के मुद्दे हावी होते हैं तो संस्कृति थोड़ी पीछे छूट जानी चाहिए, पर बंगाल में तो ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बंगाल के राजनीतिक डीएनए में ही संस्कृति और राजनीति आपस में गुथे हुए हैं। इस बार ये पहचान का मुद्दा इसलिए इतना हावी है क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। अच्छा। हाँ, और इसका मुख्य कारण है वामपंथी दलों यानी लेफ्ट का पतन। ये वामपंथ का पतन कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। ये दरअसल एक डबल ब्लो या दोहरे झटके का परिणाम था। तो इस डबल ब्लो ने बंगाल की राजनीति को कैसे बदला? इसी ने तो बंगाल में आज के इस द्विपक्षीय या बाइपोलर मुकाबले को जन्म दिया है। ये थोड़ा समझाइए, क्योंकि एक समय था जब ऐसा लगता था कि बंगाल में लेफ्ट की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें कोई हिला भी नहीं सकता। ये डबल ब्लो वास्तव में कैसे काम किया? देखिए, पहला झटका उन्हें वैचारिक मोर्चे पर लगा। जब सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन हुए तो टीएमसी ने लेफ्ट के ही कोर वोट बैंक को यानी किसानों और गरीबों को ये कहकर अपनी तरफ खींच लिया कि लेफ्ट अब कॉर्पोरेट्स की पार्टी बन गई है। हाँ, और टीएमसी ने उस राजनीतिक खालीपन को भर दिया। बिल्कुल। अब बात करते हैं दूसरे झटके की, जो पूरी तरह से रणनीतिक था। जब लेफ्ट सत्ता से बाहर हो गई तो उनके जो कट्टर समर्थक बचे थे, जिन्हें हर हाल में बस टीएमसी को हराना था,
उन्होंने देखा कि लेफ्ट अब टीएमसी को हराने की स्थिति में तो है नहीं, तो उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने अपना वोट पूरी तरह से बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया। अरे मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली रणनीति। वामपंथी वोटर ने अपनी विचारधारा को किनारे रखकर सिर्फ सत्ता पक्ष को हराने के लिए एक राइट विंग पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया। सटीक विश्लेषण है आपका। और इसी शिफ्ट की वजह से मैदान में अब सिर्फ 2 मुख्य खिलाड़ी बचे हैं, टीएमसी और बीजेपी। हाँ, वो तो साफ दिख रहा है। अब जब मुकाबला सीधा आमने सामने का हो गया है तो टीएमसी ने अपनी रक्षा के लिए बंगाली अस्मिता का कार्ड खेला है। वो खुद को बंगाल की भाषा, संस्कृति और भद्रलोक परंपरा के असली रक्षक के रूप में पेश करते हैं और अपने विरोधियों को बाहरी बताते हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को तो उठा लेगी, लेकिन इस बंगाली पहचान की मजबूत दीवार को कैसे भेदेगी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब क्या 2026 का युवा वोटर आज भी पुरानी बंगाली अस्मिता के नारों से प्रभावित होता है, या अब वो उससे आगे बढ़कर सोच रहा है? यही तो इस चुनाव का सस्पेंस है। भावनाएं और पहचान की राजनीति किस तरह आर्थिक मुद्दों पर भारी पड़ सकती है, ये चुनाव उसका एक क्लासिक उदाहरण बनने जा रहा है। ये सच में एक बहुत ही कड़ा संघर्ष है। लेकिन जब ये सारे मुद्दे, मतलब वोटर लिस्ट का गणित, लक्की भंडार का पैसा, रोजगार का गुस्सा और बंगाली अस्मिता, ये सब एक साथ जमीन पर उबल रहे हों, तो कोई भी राजनीतिक पंडित एक साफ तस्वीर क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि तस्वीर साफ करने वाला अभी खामोश है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी चर्चा का सबसे रहस्यमय किरदार एंट्री लेता है, साइलेंट वोटर या खामोश वोटर। हाँ, द साइलेंट वोटर। आपको याद है, एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता जैसे अनुभवी विश्लेषकों ने भी माना कि शुरुआत में बंगाल के एग्जिट पोल्स को लेकर उनके अंदर एक भारी हिचकिचाहट थी। जी, उन्होंने ये बात मानी थी। मैं इस खामोश वोटर की तुलना पोकर गेम के उस खिलाड़ी से करना चाहूंगा जिसका पोकर फेस कोई पढ़ नहीं सकता। मतलब वो न को ब्लफ कर रहा है, न ही कोई अग्रेसिव चाल चल रहा है, वो बस चुपचाप बैठा है और किसी को भनक नहीं लगने दे रहा कि उसके हाथ में कौन से पत्ते हैं। एकदम सही। तो क्या ये खामोशी किसी डर का परिणाम है, या वोटर सच में अंतिम क्षण तक अनिश्चित है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, ये खामोशी ओपिनियन पोल्स की पूरी इंडस्ट्री के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। डिकोडर पैनल ने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी। क्या बताया उन्होंने? डेटा तभी काम करता है जब लोग आपको सही जानकारी दें। बंगाल के संदर्भ में इस खामोशी के 2 मुख्य कारण हैं। अच्छा, पहला क्या है? पहला है डर का एक ऐतिहासिक इकोसिस्टम। दशकों से वहां पंचायत स्तर तक राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। हाँ, वो तो हमने खबरों में बहुत देखा है। तो एक आम नागरिक को लगता है कि अगर उसने पोलस्टर को अपनी असली पसंद बता दी और बात गलती से लीक हो गई तो उसे शारीरिक नुकसान हो सकता है, या शायद उसे सरकारी योजनाओं से ही बाहर कर दिया जाए। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। लेकिन क्या ये हमेशा डरी ही होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वोटर सच में कंफ्यूज्ड हो? बिल्कुल हो सकता है, और यही दूसरा बड़ा कारण है। मतलब? एक तरफ उसे सरकार से हर महीने पैसे मिल रहे हैं और दूसरी तरफ उसका अपना बेटा बेरोजगार बैठा है। शायद वो चुनाव की आखिरी रात तक ये तय ही नहीं कर पा रहा हो कि किस पलड़े को भारी करना है। हाँ, इसे राजनीतिक भाषा में स्विंग वोटर का असमंजस कहते हैं। जब भावना इतनी चरम पर होना तो वोटर दोनों तरफ के तर्कों से गहराई से प्रभावित होता है। वो खामोश इसलिए नहीं है कि वो डरा हुआ है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने सच में अभी तक फैसला ही नहीं किया है। और सोचिए, जब 10 या 15% वोटर अंतिम दिन तक अपना रुख तय ना करें तो कोई भी गणितीय मॉडल या एग्जिट पोल आपको सही दिशा कैसे दिखा सकता है? ये तो नामुमकिन है। तो फिर अगर डेटा मॉडल फेल हो रहे हैं और वोटर भी कुछ बोल नहीं रहा है, तो फिर नतीजों का अंदाजा लगाया कैसे जाए? ऐसे में ये जो सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो करते क्या हैं? इसके लिए उनके पास एक खास टूल होता है। डिकोडर की चर्चा में एक शब्द बार बार उछला था, बेलवेदर सीटें। हाँ, बेलवेदर सीटें। ये सीटें क्या होती हैं और ये इस खामोशी को कैसे तोड़ती हैं? देखिए, जब खामोश वोटर अपना पत्ता नहीं खोलता तो विश्लेषक मतगणना वाले दिन इन्हीं बेलवेदर सीटों की तरफ दौड़ते हैं। बेलवेदर सीट कोई जादुई जगह नहीं है। तो फिर क्या है? ये दरअसल पूरे राज्य के डेमोग्राफिक्स यानी जनसांख्यिकी का एकदम सटीक माइक्रोकॉज्म या छोटा रूप होती है। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ। मतलब अगर पूरे राज्य में 60% ग्रामीण और 40% शहरी आबादी है तो उस खास सीट पर भी लगभग यही अनुपात देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही पकड़े आप। वहाँ जातियों का, समुदायों का और आर्थिक वर्गों का एक ऐसा मिश्रण होता है जो पूरे राज्य के औसत को एकदम सटीक दर्शाता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। ऐतिहासिक रूप से ये देखा गया है
कि इन विशिष्ट सीटों पर जो ट्रेंड दिखता है, पूरा राज्य उसी दिशा में वोट करता है। अच्छा। इसलिए जब ओपिनियन पोल्स फेल हो जाते हैं तो मतगणना की सुबह विश्लेषक पूरे 294 सीटों का डेटा एक साथ देखने के बजाय सिर्फ 4-5 बेलवेदर सीटों की शुरुआती रुझानों को पकड़ते हैं। हाँ, ताकि जल्दी अंदाजा लग सके। बिल्कुल। अगर उन सीटों पर साइलेंट वोटर ने सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट किया है तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि पूरे राज्य में हवा का रुख किस तरफ है। क्या बात है। तो अगर हम इन सारे बिखरे हुए धागों को एक साथ पिरोएं तो ये साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल का 2026 चुनाव सिर्फ रैलियों और भाषणों के शोरगुल से बहुत दूर की चीज है। बिल्कुल, बहुत दूर की। यह उस SIR का तकनीकी गणित है जो बिना एक भी नए इंसान के वोट डाले टर्नआउट का प्रतिशत बदल देता है। ये इस बात की परीक्षा भी है कि क्या महिला वोटरों को मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं की नकद आर्थिक सुरक्षा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के गहरे गुस्से को बेअसर कर सकती है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और इसके साथ ही यह वामपंथ के पूरी तरह से ढह जाने के बाद बचे हुए राजनीतिक खालीपन में लड़ी जा रही पहचान और बंगाली अस्मिता की लड़ाई भी है। सही कहा। और सबसे ऊपर यह उस खामोश वोटर का मनोविज्ञान है जो हर तरह के डेटा और पोल्स को धत्ता बता रहा है। बिल्कुल। और मैं तो कहूंगी कि इस पूरी चर्चा से हम सबके लिए सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि हम भले ही जानकारी के कितने भी बड़े इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में क्यों न जी रहे हों, हाँ, असली राजनीतिक धाराएं अक्सर सतह के बहुत नीचे ही बहती हैं। रैलियों में दिखने वाली भारी भीड़ या सोशल मीडिया का जो शोर है ना, वो कभी भी उस खामोश वोटर की असली मंशा का पैमाना नहीं हो सकता। सही बात है। वो खामोश वोटर जो शांति से पोलिंग बूथ में जाता है और अपना फैसला चुपचाप EVM में लॉक कर देता है। और यही बात इस पूरे परिदृश्य को इतना दिलचस्प बना देती है। मतलब सारा डेटा, सारे एग्जिट पोल्स और तमाम राजनीतिक पंडितों के बड़े बड़े विश्लेषण एक तरफ रखे रह जाते हैं और उस आम वोटर की चुप्पी एक तरफ। बिल्कुल। ये पूरा चुनाव इस बात का एक क्लासिक केस स्टडी है कि जब वोटर ये तय कर ले कि उसे किसी से कुछ नहीं बोलना, तो करोड़ों रुपए की ये ओपिनियन पोल इंडस्ट्री कैसे अचानक पूरी तरह अर्थहीन हो जाती है। सच में सोचने वाली बात है। और इसी बात से मेरे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है जो मैं श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहूंगा। जी, क्या है वो सवाल? क्या खामोश वोटर का ये जो बढ़ता हुआ चलन है, ये भविष्य में सभी ओपिनियन पोल्स और राजनीतिक पंडितों को हमेशा के लिए बेरोजगार कर देगा? मतलब क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां असली जनादेश क्या है ये केवल और केवल वो मशीन यानी EVM मशीन ही जानती है? ये सच में बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। तो इसी विचारोत्तेजक तथ्य के साथ आज के हमारे इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा।